हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली ये हमारा लास्ट वीडियो है इकोनॉमी की सीरीज का। सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेंस में आप लोगों को इकोनॉमी के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो लोग नए हैं मैं उनको बता देती हूँ। तो हम लोगों ने इस चैनल पे इकोनॉमी की सीरीज की है, जिसमें हम लोगों ने 25 लेक्चर्स में इकोनॉमी को कंप्लीट किया है। फिर इसी के ऊपर रिविजन वीडियोस हम लोगों ने किए हैं, जो कि आपके 2 पार्ट्स में है। एंड देन हमारा प्रीलिम्स के हम लोगों ने पीवाईक्यू किए हैं, जो कि आपके 2016 से 2025 तक 10 इयर्स के थे। एंड देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं। एंड फाइनली आज हम लोग मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज का लास्ट वीडियो है। इन केस अगर आपने इकोनॉमी की सीरीज फॉलो नहीं की है, नहीं पता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, बट पहले थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं यूपीएससी मेंस के बारे में। तो मेंस में टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 2 आपके लैंग्वेजेस के पेपर है, पेपर ए, पेपर बी। उसके बाद है आपका एसए का पेपर है, फिर है आपका जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। ये 4 पेपर जो काफी इंपॉर्टेंट है, 250 मार्क्स के होते हैं आपके, ठीक है। जिसमें से इकोनॉमी आपका जीएस 3 का पार्ट है, ठीक है, जनरल स्टडीज 3 का पार्ट है। और ये आपका पेपर 4 होता है, जो जीएस 3 का होता है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा इसकी बात करते हैं जीएस 3 के बारे में डिटेल से, उसके बाद आपको आज का सेशन थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जीएस 3 जो है, इसमें आपका इकोनॉमी है, देन आपका एग्रीकल्चर है, देन आपका साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, एंड आपका लास्टली इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, और जीएस 3 आपका ना मोस्ट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है। कहने का क्या मतलब है कि इन सभी सेक्शन से इक्वली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। तो जनरली आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि 10 मार्क्स के होते हैं 150 वर्ड्स के, एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 जो कि 15 मार्क्स के होते हैं 250 वर्ड्स के, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमी के देखने को मिल जाएंगे किसी भी साल के। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहता है। तो इकोनॉमी आपका रहता है 50 नंबर का, देन एग्रीकल्चर आपका 50 का, साइंस एंड टेक 50 का, एनवायरनमेंट 50 का, एंड इंटरनल सिक्योरिटी 50 का। इस हिसाब से पेपर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जीएस 3 मतलब हम लोग सिर्फ इकोनॉमी पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इकोनॉमी ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के साथ साथ ये जो बाकी के 4 है ना, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस वजह से अगर आप इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हो, तो इकोनॉमी के अलावा इन चारों पे भी ध्यान दो, ठीक है। अब बात है इकोनॉमी पे, ठीक है। तो अब जो पेपर का ट्रेंड है ना, आप अगर देखो तो काफी हद तक बदल चुका है, ठीक है। आप 5 साल के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, 5 साल से ज़्यादा पुराने मत जाना, क्योंकि ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है, उनको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? नाउ पहले प्री की बात मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले क्या होता था कि इकोनॉमी का पेपर अगर आप देखो, तो आपको ज़्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन कुछ क्वेश्चंस जैसे 15 क्वेश्चंस अगर हैं, तो उसमें से हम मान लेते हैं 8 या 9 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स आपके स्टैटिक से रहेंगे, बाकी आपके करंट ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन अब पैटर्न बिल्कुल बदल गया। आप 15 क्वेश्चन की जगह सबसे पहले तो 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं, 15 की जगह आप 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 क्वेश्चंस होते हैं। कहने का क्या मतलब है, पहले होता था क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, विच वन इज द राइट आंसर, आपको ये बताना था। लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऐसे बनता है, इसमें आपकी 4 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट हम मान लेते रहते हैं, 1 2 3। इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ पे रहेगा 1 इज करेक्ट, 1 2 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट। तो आपको ना इन तीनों ही स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका जो एक क्वेश्चन है, ये एक नहीं, ये 3 क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। इस वजह से डिफिकल्टी लेवल जो है आप देखोगे वो काफी बढ़ गया है। तो अब इसको करना कैसे? तो स्टैटिक तो हमने कवर कर लिया। स्टैटिक के अलावा आपको करंट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्पेशली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, इकोनॉमी में जो भी चल रहा है आजकल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप या तो न्यूज़पेपर फॉलो करो, ये तो मेरा आपको मतलब अल्टीमेट वो रहेगा कि न्यूज़पेपर तो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मंथली मैगज़ीन पकड़ लो आप लोग, उसको फ़ॉलो करो। प्री की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप स्टैटिक कर रहे हो, करंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ज़ीरो वैल्यू है उसकी, ठीक है? तो इसीलिए वजह से करंट ध्यान रखना, एटलीस्ट 1 से डेढ़ साल के करंट अफेयर्स आपको करने ही करने हैं, तब जाके प्री होगा। अब आते हैं मेंस पे। मेंस का भी ऑलमोस्ट सेम ही सिनेरियो है। आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक से ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता नहीं है अब, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बॉन्ड के बारे में पता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि बॉन्ड के बारे में बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में कॉर्पोरेट बॉन्ड जो थे, उन्होंने वो उन मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड इतने ज्यादा इशू नहीं हो रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को वो इशू करने चाहिए, वो हमारी इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा। इस तरीके से थोड़ा-सा आपको अपने अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस तरीके से होता है मेंस का पूरा सिनेरियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर की।
ये जो मैंने हाइलाइट कर रखा है ना, ये आपके इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला है इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। तीसरा है गवर्नमेंट बजटिंग। चौथा है आपका इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्री पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट्स, रेलवेज। और छठा है आपका इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। अब देखो करना क्या है, अब हमने ये टॉपिक्स मोर और लेस सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, जितने टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहले इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस टॉपिक को कंसीडर करते हैं। तो अब इस टॉपिक से मैंने सपोज करो अभी फिलहाल 5 क्वेश्चन अगर जैसे प्रिपेयर किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही 5 क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे एज इट इज, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को करोगे ना, तो होगा क्या, इनके अलावा आप कोई क्वेश्चन टैकल करते हो तो आपको पता रहेगा उसको आपको अप्रोच कैसे करना है। आपके पास इनफ कंटेंट रहेगा जिससे आप उसमें आंसर लिख के आ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करती हूँ, मान लो इसमें हमने 3 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, कि हर डायमेंशन को हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपके पास एक तो कंटेंट है, दूसरा ये है कि अगर जो ये 3 क्वेश्चन है इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आपका बेस ऑलरेडी प्रिपेयर है, आपको पता है आपको लिखना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सोचा था कि 100 क्वेश्चंस करा देंगे, और सा 100 मतलब 100 क्वेश्चंस में सारे टॉपिक्स जो हैं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे कवर हो जाएँगे। ये मेरा पहले वो था। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने 33 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, अभी सारे प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं। क्वेश्चंस हैं मेरे पास बट आंसर नहीं हो पाए हैं, और मुझे आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको पहले तो ये क्वेश्चंस तो है ही, इन पे तो हम आएँगे ही, ठीक है। लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आया है, उसको आपको टैकल कैसे करना है, उसको आपको अटेंड कैसे करना है। जैसे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड द आफ्टर 2015, ठीक है। नाउ बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन द डिफरेंस, यहाँ पे अगर होता डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ये, ठीक है। इस तरीके से जो आपके की हाइलाइटिंग कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको देख के आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, इस वीडियो में हम लोग वो पहले समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 से, इनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, पर पहले जरा कीवर्ड्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड है हमारे पास डिस्कस। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया, मैं इकोनॉमी की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया तो होता क्या है, उस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी रहती है, ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब ये स्टेटमेंट आपकी बहुत तरीके की हो सकती है, पहले हो सकती है पॉजिटिव कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव कोई स्टेटमेंट है, और तीसरा आपका न्यूट्रल कोई है, मतलब बैलेंस्ड है एक तरीके से, ठीक है। अब इन तीनों सिनेरियो में आपको आंसर कैसे करना है, देखो। अगर तो कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पॉजिटिव है, कि वो बोल रहा है कि ये पॉलिसी अच्छी है, आप बताओ कैसे अच्छी है, ये क्वेश्चन है। तो आपको उस पॉलिसी के बारे में अच्छा ही बताना है, पॉजिटिव चीजें ही हाईलाइट करनी है, ठीक है। दूसरा है, कोई पॉलिसी है वो नेगेटिव है, ठीक है, उसने बोल दिया है कि इसका साइड इफेक्ट ये पड़ रहा है, तो आपको उसके साइड इफेक्ट को ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव दिख रहा है तो आपको नेगेटिव ही लिखना है। और अगर मे या मे बी ऐसा है कुछ कि आप बताओ, आपको असेस करना है, अब ये हमने बता दिया इस स्कीम के बारे में, तो ना आपको दोनों चीज़ें पॉज़िटिव भी लिखना है और नेगेटिव भी लिखना है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच देना है, ठीक है? ये होता है हर क्वेश्चन के साथ। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊँगी, पर पहला कीवर्ड है हमारे पास डिस्कस। तो अगर स्टेटमेंट यहाँ पे पॉज़िटिव है कि डिस्कस दिस हैपेंड, ठीक है? तो आपको पॉज़िटिव लिखना है। डिस्कस दिस नेगेटिव हैपेंड है, तो आपको सिर्फ नेगेटिव ही दिखाना है, ठीक है? और अगर मे या मे बी है, ऐसा है कि आपको सिर्फ एक लाइन दे दी गई है, उसको बोला है आप डिस्कस करो, ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्लियर है? अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए, कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं दिया है, कुछ नेगेटिव नहीं दिया है, एक कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? लेकिन यहीं पे अभी आगे दिखाती हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ। और तीनों में ना आपको क्या करना है, जैसे कि कोई चीज़ है, कोई एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जाम्पल, तो आप ना जब कोई भी क्वेश्चन लिखते हो मेंस में, तो इस ऑर्डर में रहता है। पहले रहता है आपका इंट्रो, आप उसके बारे में बताते हो, फिर आपका रहता है बॉडी, एंड देन रहता है आपका कंक्लूजन, ठीक है? अब यहाँ पे करना क्या है, जब आपने ना इसमें कोई चीज़ नेगेटिव लिख दी है या पॉजिटिव भी लिख दी है या बैलेंस्ड वे में लिख दिया है, आपको कंक्लूजन में उसका सॉल्यूशन देना होता है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप जब कंक्लूजन लिखोगे ना, तो वहाँ पे सॉल्यूशन दोगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो आपका मैक्स टू मैक्स 30 से 40 वर्ड्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो ये है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे अप्रोच, स्टार्ट कैसे करना है, डेफिनेशन से या कॉन्टेक्स्ट देना है, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करना है कि एक इंसान है जो जॉब
ढूँढ रहा है बट उसको जॉब मिल नहीं रही है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से डेफिनिशन देनी है या कॉन्टेक्स्ट देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2%, 3%, 20% बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपने बता दिया है किस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ का ज़िक्र था जिस वजह से ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया है, ठीक है? तो 2025 में कोई रिपोर्ट आई है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का ज़िक्र था, वर्ल्ड बैंक ने निकाली है वो रिपोर्ट और इस वजह से ये क्वेश्चन है। तो लिख दोगे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक दिस रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ बीन डिक्रीज़्ड इंक्रीज़ जो भी है वो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को वो करना है। हमेशा कोशिश करनी है कि इंट्रो में कोई डेफिनिशन दो, किसी रिपोर्ट का मेंशन करो, कोई फैक्ट बताओ। इकोनॉमी में आप जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का ज़िक्र आप कर सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। जितने ज़्यादा डेटा आप दे सकते हो, फैक्ट आप दे सकते हो, ठीक है? ये याद रखना। नाउ अब आपको क्या करना है, अपने पर्सपेक्टिव अगर कोई चीज़ पॉज़िटिव है, तो पॉज़िटिव चीज़ें, नेगेटिव है तो नेगेटिव उसके कॉजेज़ क्या होंगे, इफ़ेक्ट क्या होंगे, स्टेप्स क्या होंगे, एग्ज़ाम्पल्स क्या होंगे। ये कीवर्ड्स मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सको कि इसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ, हाँ या नहीं, कॉजेज़ लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं, इफ़ेक्ट लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं, स्टेप्स लिख सकती हूँ, हाँ या नहीं, एग्ज़ाम्पल्स तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये मैंने कीवर्ड्स लिख दिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में दिमाग लगा लो कि हाँ, कॉजेज़ हो गया, इफ़ेक्ट हो गया, स्टेप्स हो गया, ऐसे करके, ठीक है? नाउ फिर आपको कंक्लूड करना है एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपका जो ओपिनियन है उस टॉपिक को लेके उस चीज़ में, ठीक है? नाउ अब इसका वो स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनिशन के साथ स्टार्ट। मोस्टली जो टॉपिक आपके डिस्कस से शुरू होते हैं ना जो भी क्वेश्चन उसमें ज़्यादातर हम लोग डेफिनिशन ही देते हैं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनिशन ही दोगे, ये स्टैंडर्ड वे है, ठीक है? दूसरा, बॉडी में प्रोस, कॉन्स जो भी होगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एविडेंस, फैक्ट, एग्जांपल्स ये चीज़ें प्रेज़ेंट करना है। और कंक्लूजन में समरी प प्लस आपका जो भी पर्सनल इनसाइट है, जो भी आपको लगता है कि इस टॉपिक में ये चीज़ मतलब ये स्टेप अगर हम लेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, वैसे, ठीक है? अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये एक क्वेश्चन है देखो, डिस्कस द रोल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रूपी इन एनहांसिंग एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस एंड मैनेजिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इंडिया। अब एक चीज़ अगर आप देखो यहाँ पे अच्छा रीज़न मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि अगेन आपको पता होगा डेप्रिसिएशन इंडियन रूपी आपका 92 समथिंग कुछ पहुँच चुका है, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, रूपी डेप्रिशिएट हुआ। अब रूपी की वैल्यू तो गिर गई है 92.02 लेकिन ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे बताओ रोल ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का क्या रोल है कि डेप्रिसिएशन की वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट है वो कैसे बढ़ सकता है। दूसरी चीज़ कैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि जो इन्फ्लेशन है उस पे स्टेबिलिटी को कैसे ला सकता है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पे क्या किया, रूपी डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर दिया है कि रूपी डेप्रिसिएशन क्या है कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी अगेंस्ट जो भी फॉरेन करेंसी है वो यूजुअली हम लोग यूएस डॉलर्स में कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो अब ये हो गई स्टैंडर्ड डेफिनिशन। इसके बाद रोल ऑफ डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन का क्या रोल है एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने में। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है, रूपी डेप्रिशिएट हो गया यानी कि पहले आप मतलब $1 में ₹80 का सामान आता था, अब $1 में ₹92 का सामान आएगा, ठीक है? तो हमारी जो चीज़ें हैं, वो बाहर के मार्केट में सस्ती बिकेंगी, जिससे हो सकता है हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है। इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है, ठीक है? ये हो गया खत्म, बता दिया मैंने सब कुछ। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक छोटा-सा फ्लो चार्ट भी बना दिया, जिससे अगर एग्ज़ामिनर के पास इतना सब पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एग्जामिनर ये पढ़ेगा तो वो कनेक्ट कर लेगा कि रूपी डिप्रिशिएट होगा, इंडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएँगे और अगर सस्ते हो जाएँगे तो इससे ऑब्वियसली उनकी डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि हमारे पास ज़्यादा फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा, करंट अकाउंट बैलेंस इम्प्रूव होगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होगा यानी कि मैक्रो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है? तो ये इस तरीके से अगर आप ऐसा कुछ लिख के लास्ट में फ्लो चार्ट अगर आप बना पाओ, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको ऐसे है, क्विक एकदम रिवाइज़ कर रखा है आपने, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, ठीक है? एंड लास्ट में मैंने ये दिखा दिया है, रूपी डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा, यहाँ से मैक्रो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी। यही चीज़ आपका क्वेश्चन में पूछ रखा था, इसी को मैंने बस फ्लो में दिखा दिया, इसी चीज़ को, ठीक है? नाउ इधर आ जाओ फटाफट से, कंक्लूजन में क्या है, अब मुझे पता है रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर बहुत डेप्रिशिएट होगा तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि एक्सेसिव डेप्रिसिएशन जो होगा ना, वो हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ला दे, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए वगैरह-वगैरह। तो वो मैंने लिख दिया है कि इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हमें थोड़ा-सा एडवांस मॉनेटरी पॉलिसी और थोड़े 1-2 स्कीम्स वगैरह लेके आएँ, जो भी हैं सॉल्यूशंस वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव जो क्वेश्चन्स हैं उनको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जो उसने पूछ रखा था डायरेक्ट मैंने लिख दिया और इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, नेगेटिव चीज़ हाइलाइट की और सॉल्यूशन भी दे दिया, ठीक है?
तो ये था आपका डिस्कस कीवर्ड। इसके बाद डिस्कस कीवर्ड का ही सेम देखो, डिस्कस द एडवर्स implications ऑफ persistent rupee depreciation on inflation, external debt and overall macroeconomic stability in India। यानी कि अब ये नेगेटिव चीज पूछ रहा है आपसे, राइट? पॉजिटिव पूछा था, आपने पॉजिटिव एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ रुपी डेप्रिशिएट हुआ, उससे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब ये नेगेटिव आपसे पूछ रहा है कि रुपी जो डेप्रिशिएट हो रहा है ना, उसका असर मतलब एडवर्स इम्प्लीकेशन क्या पड़ेंगे इन्फ्लेशन पे, एक्सटर्नल डेट पे, ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमी है उस पे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सेम वही रुपी डेप्रिसिएशन को डिफाइन कर दिया, सेम सेम टू सेम यही वाला, ठीक है, सेम टू सेम डिफाइन कर दिया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे नीचे, एडवर्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या पड़ेगा, क्योंकि इसने मेरे से इन्फ्लेशन पे पूछा है। फिर एक्सटर्नल डेट पे क्या पड़ेगा, एक्सटर्नल डेट पे लिख दिया है। फिर इसने पूछा मैक्रो इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, तो मैक्रो इकोनॉमी में भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये था। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सिमिलरली वही, क्या क्या है रुपी डेप्रिसिएशन होगा, उससे कैसे इन्फ्लेशन आएगा वगैरह वगैरह। इस चीज को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखा दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है नीचे। अब क्योंकि नेगेटिव चीज है तो नेगेटिव चीज का सॉल्यूशन आप दोगे ही दोगे। जब भी आप कोई नेगेटिव पॉइंट हाईलाइट करते हो किसी भी आंसर में, चाहे डिस्कस है चाहे कोई और कीवर्ड है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सॉल्यूशन में, आपको वे फॉरवर्ड जो कंक्लूजन है ना उसमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ उसका सॉल्यूशन दे दिया है कि एक एक्सचेंज रेट पॉलिसी अगर हम अपना लें, एक हमारे पास अगर इनफ फॉरेक्स रिजर्व है, ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकती हैं। तो इस तरीके से था। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो यहाँ मुझे दोनों चीजें हाईलाइट करनी पड़ेंगी। देखो क्या है, डिस्कस द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन इन इंडिया। अब इसने बता दिया कि हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रूपी डेप्रिसिएशन का, अब तुम बताओ, ठीक है। ना इसने बोला पॉजिटिव बताओ, ना इसने बोला नेगेटिव बताओ। तो रूपी डेप्रिसिएशन बता दिया, इकोनॉमी पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा। सबसे पहले तो बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स, जो पॉजिटिव चीजें हैं वो यहाँ पे बता दिया कि एक्सपोर्ट आपका सस्ता हो जाएगा वगैरह वगैरह। और जो एडवर्स इम्पैक्ट्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, इन्फ्लेशन पे क्या पड़ेगा, एक्सटर्नल रेट पे क्या पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो यहाँ मैंने वो लिख दिया। तो क्योंकि इसमें ना पॉजिटिव पूछा था ना नेगेटिव, तो आपको दोनों चीजें लिखनी थी। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव पूछा था तो आपने नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पूछा था तो आपने पॉजिटिव लिख दिया। इस तरीके से टॉपिक एक ही है हमारा, रूपी डेप्रिसिएशन, कॉन्सेप्ट एक ही है हमारा कि कैसे क्या क्या होता है, लेकिन उसको लिखने का तरीका अलग अलग हो गया है, ठीक है। और यही सेम चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे मेंस के लिए इकोनॉमी के, उसमें, ठीक है। जितने टॉपिक्स होंगे ना उन पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर करके करेंगे, लेकिन वो अभी लिस्ट ना प्रिपेयर नहीं हुई है, और मुझे वो फुल क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो लगेंगे अभी 1-2 हफ्ते। तो जिन भी लोगों ने ये नोट्स परचेज कर रखे हैं इकोनॉमी के, उनको मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा, तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते में अपडेट होगा, ठीक है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमी के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लूँ, एटलीस्ट आपका स्टैटिक जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका इकोनॉमी। इसके बाद आ जाओ सेकंड कीवर्ड क्या है हमारा। सेकंड कीवर्ड, एक सेकंड, ये थर्ड ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड कीवर्ड है एनालाइज। अब ध्यान से देखो, जब भी कोई टॉपिक लिखा आ रहा है ना कि एनालाइज दिस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि हमें उस क्वेश्चन को ना पार्ट्स में तोड़ना है, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है, और मुझे बताना है कि कैसे ये टॉपिक आपस में रिलेटेड है। मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगी ना तो समझ में आएगा आपको। और यहाँ पे ना आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा पॉजिटिव चीज या नेगेटिव चीज या कंबाइंड चीज, ठीक है। आपको उस हिसाब से उसका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा एनालाइज द चैलेंजेस, यानी कि नेगेटिव, एनालाइज द सिग्निफिकेंस, पॉजिटिव, इम्पैक्ट, इफेक्ट, कॉजेज, रीजंस। तो ये आपसे एनालाइज कीवर्ड के साथ यूजुअली पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसको देखो, जब डिस्कस है कि डिस्कस दिस, तो आप ना इंट्रो में उसका डेफिनेशन दे सकते हो कि डिफाइन कर दिया आपने, जैसे रुपी डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का कीवर्ड है एनालाइज, तो कोशिश ये करनी है हमको कि हम लोग ना उसका कॉन्टेक्स्ट दे, उसको डिफाइन नहीं करे। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे दे, किसी रिपोर्ट का मेंशन कर दे, बता दे कि रुपी डेप्रिसिएशन वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इतना बढ़ गया है, इतना घट गया है, ऐसा कुछ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर उसका कॉन्टेक्स्ट दे दोगे ना तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा एनालाइज कीवर्ड में। तो बेसिकली यहाँ पे इंट्रो में डिफाइन एंड ऑल नहीं करना है, आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मींस कोई डेटा दे दो, कोई फैक्ट दे दो किसी रिपोर्ट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये हुआ है, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू XYZ रिपोर्ट, पोवर्टी इन इंडिया हैज रिड्यूस टू 2% इफ द क्वेश्चन आज रिलेटेड टू पोवर्टी, अगर पोवर्टी रिलेटेड आया तो आपने इंट्रो में ना आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, पोवर्टी को डिफाइन नहीं किया आपने, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे टॉपिक को ब्रेक करना है कॉम्पोनेंट में, फैक्टर्स में, और यहाँ पे यूजुअली यही चीजें हैं जो पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद है आपका कंक्लूड करना है समरी से या सिग्निफिकेंस से, अभी समझ में आएगा आपको।
तो हमने इंट्रो दे दिया, कॉन्टेक्स्ट बता दिया, बॉडी में फैक्टर 1 उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फैक्टर 2 उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये, एंड कंक्लूजन में ओवरऑल इफेक्ट आपका बता दिया, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी ना जब एनालाइज करके कुछ पूछना चाह रहा है तो वो देखना चाह रहा है कि आप उस टॉपिक के बारे में कितने हद तक अवेयर हो, आपको सारी चीजें उस टॉपिक के अराउंड पता है या नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैटर नहीं करता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए उस टॉपिक का आंसर वो मैटर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे एनालाइज द रोल ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक इन एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बना हुआ था, इस वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो बेसिकली जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि आजकल तो हर बैंक के अपने एप्लीकेशंस हैं, यूपीआई फैसिलिटीज वगैरह हैं, वो और फिनटेक जो है वो कैसे एनहांस करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में। तो अब देखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज ऑलवेज been very disproportionate affecting rural households, women and small entrepreneurs nearly 20% as per global। ये आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे एक रिपोर्ट का नाम आना था, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, बट ये समझ जाना आप लोग, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट अभी एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑफ अडल्ट रिमेन्स अनबैंक्ड मेकिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक क्रूशियल टूल्स फॉर ब्रिजिंग द गैप। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है, किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या डेटा है, वो मेंशन कर दिया है। जब भी एनालाइज होगा आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। इसके बाद इसका रोल बता दिया, अब यहाँ से तो ईज़ी है, समझ जाओगे आप लोग बॉडी कि कैसे मतलब एक्सेस बढ़ गया है क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ पे ना मैंने ना यहाँ पे चैलेंजेस भी लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपसे चैलेंज नहीं पूछा था, यहाँ पे रोल पूछा था कि कैसे उसने एनहांस कर दिया है, क्या कर दिया है। अब क्योंकि आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो इस वजह से हमने यहाँ पे चैलेंजेस भी हाईलाइट किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्कस होता तो नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चीज हमको दिखानी है, एनहांस कैसे हुआ ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ पे मैंने चैलेंजेस भी मेंशन कर दिए हैं। अब नेगेटिव चीज मेंशन किया तो उसका सॉल्यूशन आपको वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये था। इसके बाद थर्ड है आपका एग्जामिन। तो एग्जामिन अगर आता है, वैसे तो इकोनॉमी में बहुत रेयरली एग्जामिन करके कुछ है आया है, इक्का दुक्का क्वेश्चन, बट एग्जामिन का मतलब ये है कि आप ऐसा समझो अगर आया है एग्जामिन दिस दिस दिस, तो आप ही हो जो इकोनॉमिस्ट हो, आपको ही पॉलिसी बनानी है, आपको ही रिफॉर्म लाना है। वो कैसे आप ला सकते हो, ये थिंकिंग दिमाग में रख के उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। आप ही पॉलिसी मेकर हो इस तरीके से। तो किसी स्टेटमेंट या इशू को ध्यान से इवैल्यूएट करना है, उसकी वैलिडिटी जो है, सही गलत ये कितना सही है, कैसे वो अफेक्ट करता है चीजों को, आर्ग्यूमेंट्स आपको देने हैं, एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, उसको असेस करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि उस स्टेटमेंट को चेक करना है कि वो स्टेटमेंट कितना हद तक सही या गलत है। आपका पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैटर करता है, आपको सोचना है कि आप एक इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिसी मेकर हो आप, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देने हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस वही है कि टॉपिक को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट सब कुछ हाईलाइट करो, आप एक इकोनॉमिस्ट हो आप, तो इस तरीके से इसको आंसर करो, ठीक है। तो यही था। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिविल सोसाइटी का अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, ये सब कुछ हमने वो कर दिया। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली डिस्कस। पहला था डिस्कस, ये है क्रिटिकली डिस्कस। डिस्कस में तो आपको पता ही है, बहुत इजी सा है। क्रिटिकल डिस्कस में ना आपको एनालाइज भी करना है, प्लस उसको एग्जामिन भी करना है। कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए अगर किसी स्टेटमेंट के आगे लिखा हुआ है क्रिटिकली एनालाइज, उसमें आपको एग्जाम्पल देने ही देना, मतलब मस्ट है एग्जाम्पल देना, कोई एक सिनेरियो लेके एक्सप्लेन करना, कोई रिसेंट कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम, कोई न्यूज अगर बनी हुई है न्यूज़ में, उसके बारे में आपको बताना, तो इसको बहुत अच्छे से डीपली आपको समझाना है सामने वाले को। ऐसा समझो कि सामने वाला गँवार है एकदम, और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चों की तरह, वैसे एक्सप्लेन करो, वैसे एग्ज़ाम्पल्स दो, ठीक है? तो यही है, गो बियॉन्ड जस्ट एक्सप्लेनिंग, एनालाइज़ डीपली एंड इवैल्यूएट। मतलब आपको सारे आर्गुमेंट्स रखने हैं, आपको ऐसा समझाना है कि आप जिसको समझा रहे हो ना, वो आपसे 5 क्लासेस नीचे है, 5 ग्रेड नीचे है उसकी समझ। अब आप उसको कैसे चीज़ें समझाओगे?
ऐसे समझाओ, ठीक है? तो वैसे करना है आपको, बस वही है, प्रोज एंड कॉन्स लिखो, क्वेश्चन, असम्पशंस, हाइलाइट लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें, एविडेंसेस दो, बताओ कि आप जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, उसके फेवर में कुछ एविडेंसेस दो, कुछ एग्जांपल्स दो, इस तरीके से इसको आंसर करो, ठीक है? तो बस वही था। तो देखो, तो अगर डिस्कस है किसी क्वेश्चन में तो पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉज, इम्पैक्ट, एग्जांपल्स ये लिखना है, बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन अगर वहीं पे क्रिटिकली है तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है, उसको इवैल्यूएट भी करना है, क्वेश्चन भी करना है, जज भी आपको खुद ही करना है। तो बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो ये था आपका ये। अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिटिकली डिस्कस द स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया डिस्पाइट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्यों हो रहा है, ये मैंने लिख दिया कि डिस्पाइट रिकॉर्डिंग हाई जीडीपी ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस persistent unemployment, highlighting deep-rooted structural distortion in its labor market that growth alone has failed to address। अब यहाँ मैंने ना कोई एक्सप्लेन नहीं किया है अनएम्प्लॉयमेंट को, कुछ नहीं किया है, बट मैंने रीजन बताया कि भाई हाँ, ये जो आप स्टेटमेंट कह रहे हो ये एकदम 100% सही है। इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दिया है, दैट इज इट, ठीक है? अब ये जो चीजें है ना, देखो मैं आपको भले ही समझा रही हूँ कि किस कीवर्ड को आपको कैसे करना चाहिए सॉल्व, लेकिन इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है? ये थोड़े-थोड़े तरीके हैं जो आप जैसे-जैसे लिखोगे ना, 10, 15, 20, 25, 30 आंसर्स, 31st आंसर आपका इवेंचुअली ऐसा होगा कि आपको खुद ही वो चीज़ें आ जाएँगी दिमाग में कि आपको किस तरीके से लिखना है। टॉपर्स की कॉपी देखना, मैंने भी ये जो आपको मेथड बता रही हूँ, मैंने खुद टॉपर्स की कॉपीज़ देखी है। विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाओ आप, वहाँ पे आपको खुद ही विजन आईएएस टॉपर आंसर्स कॉपी ये डाल दो खाली आप, ठीक है? या फिर टॉपर आंसर्स कॉपी डाल दो। आपको जो वेबसाइट मिलेगी वहाँ पे आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, और क्या कहते हैं, जैसे मैंने 2025 सिलेक्ट कर दिया, जीएस 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया आपने, वैसे कर सकते हो। और आपके पास बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपी आ जाएगी, आप उसको देख भी सकते हो, ठीक है? मोर और लेस आपको सब में यही चीजें हैं जो कॉमन देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो बस वही है। नाउ ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरल कॉजेज लिख दिए हैं, सब कुछ बता दिया कि कैसे क्या ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई, बहुत ही ज्यादा डीपली मैंने बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूजुअली 250 वर्ड्स में पूछा जाएगा, ठीक है? फिर बस वही था। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे कमेंट। इसके अलावा आप कुछ जनरल कीवर्ड्स हैं, ये तो कुछ 4 मेन थे। इसके अलावा आपका आता है कमेंट ऑन, क्रिटिकली कमेंट ऑन। तो आपको उसमें अपना ओपिनियन देना है। ओपिनियन आप क्यों दे रहे हो, उसके पीछे आपका क्या, आपको ये मत सोचो कि मेरा ओपिनियन सही है या गलत है। आपका जो ओपिनियन है वो क्यों है, वो रीज़न के साथ आप दे दो। बाकी सही-गलत एग्ज़ामिनर डिसाइड करेगा, लेकिन आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए वो। अगर आ रहा है कमेंट ऑन कि दिस, इस पे आपका क्या विचार है, ये आपको बताना है, ठीक है? नेक्स्ट है ट्रेस, आउटलाइन, डिस्क्राइब, ऐसा कुछ आ रहा है तो आप बस बता दो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ आता है कि सपोज आउटलाइन द रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इतना क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे का रीजन बताओ। इस तरीके से आएगा तो ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या-क्या पॉइंट्स है, जैसे कि सपोज आपका इन्फ्लेशन का रीजन क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ गया है, अभी आरबीआई की कोई पॉलिसी आई है इसके चलते, या जो भी ऐसी चीजें होंगी वो आप एक्सप्लेन कर दोगे एक फ्लो में, ठीक है? तो ये था आपका, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, केस स्टडीज दे सकते हो, ब्रीफली बता सकते हो, ठीक है? तो ये तो थे आप कुछ कीवर्ड्स। अब इसके अलावा कुछ टिप्स हैं, देखो। कीवर्ड को आप अंडरलाइन करो, डिस्कस, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकल एनालाइज, ये जो कीवर्ड्स हैं, इनको अंडरलाइन करके अपने माइंड में, ये तो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, राइट? आप अपना भी कुछ आंसर राइटिंग का तरीका डेवलप कर सकते हो, और वो फ्रेमवर्क माइंड में बना लो। डिस्कस आएगा तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, क्रिटिकली एनालाइज आएगा तो मैं इस तरीके से करूंगी, एनालाइज आएगा तो मैं इस तरीके से करूंगी। वो आप 4-5 टॉपर्स की कॉपी देखोगे, 4-5 आंसर्स देखोगे, आपके दिमाग में खुद वो फ्रेम इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो ये करो। क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसको समझो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। वो पूछ तो रहा है रीजन कि बताओ इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, आपने उसको बता दिया कि इन्फ्लेशन है क्या। ये 2 अलग-अलग चीजें हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। तीसरा क्या है, डायमेंशन सोचो हर एक चीज का, इसका सोशल इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक क्या होगा, पॉलिटिकल क्या होगा, एथिकल, एनवायरमेंटल। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर में क्या लिखूं, तो दिस इज द सेवियर, ठीक है? लास्ट में ये सोच लेना है सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी भी पॉलिसी के बारे में अगर है, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर है, ठीक है? तो ये था। इसके बाद इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 से 40 वर्ड्स, इससे ज्यादा का नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इंट्रो में आपको कॉन्टेक्स्ट देना है, या फिर आप डेफिनेशन भी दे सकते हो, लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है? और बैकग्राउंड वगैरह आप बता सकते हो, करंट इश्यूज वगैरह, कोई रिपोर्ट आप मेंशन कर सकते हो, कोई फैक्ट आप बता सकते हो, ठीक है? इस तरीके से अवॉइड क्या करना है, बहुत ही लॉन्ग इंट्रो अवॉइड करना है, ठीक है? इसके बाद है बॉडी। अब 70% मार्क्स जो है ना आपके किसी भी आंसर के, वो इसी से आपके आते हैं, ठीक है? बॉडी का स्ट्रक्चर पहले आपको मेंटेन रखना है, हेडिंग, सब हेडिंग्स यूज करो, पॉइंट्स को लॉजिकली आप अरेंज करो।
जो पॉइंट मतलब एक फ्लो होता है ना आंसर लिखने का, रीज़न्स, ये रीज़न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो रीज़न नंबर 2 आना चाहिए वो आपने 10th पे लिखा है, ऐसा मत करना, ठीक है? तो ये भी आप इवेंचुअली जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ ही जाओगे। बस वही है, इसके बाद एक कीवर्ड के हिसाब से डिस्कस, एनालाइज़, ये क्या-क्या है ये मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम्पल अगर आप लिखते हो तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। ये करंट अफेयर्स, कोई कमिटी, कोई रिपोर्ट हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आर्टिकल, कोई गवर्नमेंट स्कीम, कोई केस स्टडी, ये अगर आप लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है? इसके बाद कंक्लूजन तो वही है। अब कंक्लूजन का नियम ये है कि अगर आपने आंसर में कोई नेगेटिव चीज़ लिखी है, तो आपको अपने कंक्लूजन में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये एक्चुअल अप्रोच है, ठीक है? नाउ किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कंक्लूजन मेंशन नहीं करते हो, तो वो आंसर आपका इनकम्प्लीट है। जो अच्छा कंक्लूजन कंसीडर किया जाता है, वे फॉरवर्ड इनके सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नोट होना चाहिए, पॉलिसी सजेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई एक भी पॉइंट कवर करता है आपका कंक्लूजन, तो वेरी गुड। ठीक है? तो ये था आपका। अब इसके बाद एक चीज़ आप लोग देखो, मैंने अभी तक तो 33 क्वेश्चन हैं जो प्रिपेयर किए हैं, लेकिन उनमें सभी के आंसर प्रिपेयर नहीं किए हैं और सभी टॉपिक्स अभी कवर नहीं हुए हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी कवर कर लूँ, उनको 2 से 3 वीक्स में मैं आपको करके वो अपलोड हो जाएगा, जिन्होंने वो परचेज़ कर लिया है, आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाकी ये था हमारा पूरा इकोनॉमी का सीरीज़। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना मुझे। और एक चीज़, ये जो भी चीज़ें मैंने आज डिस्कस की हैं, ये कंप्लीटली मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? आप लोग चाहो तो आपका कुछ अलग तरीका हो सकता है। अब ऐसा कोई यूपीएससी का ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको आंसर्स ऐसे ही लिखने हैं। पर टॉपर्स की कॉपी अगर आप एनालाइज़ करोगे, जो भी देखोगे आपको समझ में आएगा कि आंसर लिखने का ये एक स्टैंडर्ड वे है। बाकी अगर आपका कुछ अपना यूनिक तरीका डेवलप होता है तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है? तो बस यही था, बाकी अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ताकि बाकी बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है? तो बस इतना ही रखते हैं, अब इकोनॉमी हमारा खत्म हो जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएँगे। जो भी नोट्स वगैरह यूज़ किए हैं हमने, ये पेड हैं, सिर्फ़ आपको वो मेंस के क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इकोनॉमी के 25 लेक्चर्स के नोट्स हो गए आपके, रिवीजन नोट्स, प्रीलिम्स के जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो, और ये मेंस के क्वेश्चन, ठीक है? तो बस यही था, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ इसी पे रहना है, बल्कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करना और जो मॉक पेपर्स हैं वो देना, टॉपर्स की जो कॉपी है, एक 2025 का एक डाउनलोड कर लो, उनके क्वेश्चंस को खुद ही अटेम्प्ट करना और फिर अपने आंसर को और उनके आंसर को मैच करना। ये बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, ठीक है? अपने आप को चेक करने का कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है? तो इस तरीके से। बाकी वो जो पीडीएफ मैं आपको दूँगी ना क्वेश्चन्स वाली, उसमें ये होगा कि आपके पास ना इनफ कंटेंट हो जाएगा, किसी भी टॉपिक को लेके। तो कुछ भी टॉपिक अगर आता है तो उसको लेके आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है कि आपको एग्ज़ाम में क्या लिखना है, ठीक है? ये मेरा मेन पर्पस है उन क्वेश्चन्स को प्रोवाइड करने का। मेरा पर्पस ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं आपको क्वेश्चन्स दे रही हूँ वही क्वेश्चन्स उठ के आ जाएँगे, नहीं। बल्कि मेरा मोटो ये है कि उन क्वेश्चन्स को करोगे आप लोग, एक तो रटना नहीं है, समझना है उसको, तो आपके पास एक तो कंटेंट हो जाएगा मेंस में लिखने के लिए बहुत सारा, प्लस एक जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप हो जाएगी, लिखने का स्टाइल डेवलप हो जाएगा और चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएँगी, ठीक है? तो बस ये है, बट उसको प्रिपेयर होने में भी टाइम है और उसमें ना मैं आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स थे हमारे, इनके भी आंसर प्रोवाइड कर दूँगी। ये 2021 से 2025 तक 5 सालों के हैं ये। कहाँ चले गए? ये रहे। तो ये हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि, और हाँ, उसमें ना हॉट टॉपिक्स जो होंगे ना मैं वो भी मेंशन कर दूँगी, स्टार वगैरह लगा दूँगी, जैसे डेप्रिसिएशन। इस पीडीएफ में भी हमने आज जो भी क्वेश्चन्स किए हैं, चाहे डेप्रिसिएशन है, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन है, करंट में बने हुए हैं वो टॉपिक, इसलिए आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे जीडीपी से रिलेटेड आया है 2021 में, यहाँ पे बजट से रिलेटेड आया है, यहाँ इंडियन इकोनॉमी, यहाँ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आया है, यहाँ पीपीपी मॉडल से रिलेटेड आया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरीके से ये इनके भी आंसर्स आपको मिल जाएँगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे हर टॉपिक पे उनके भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, बाकी कैसा लगा ये पूरी इकोनॉमी की सीरीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर हाँ, एक चीज़ और, आप में से काफ़ी बच्चे हैं जो बुक रिकमेंडेशंस वगैरह मेरे से पूछते हैं, तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आपको अगर आपने कोई बुक लिस्ट प्रिपेयर नहीं की है, तो ही चेक करना, बट अगर आपने कर ली है प्रिपेयर तो मत छेड़छाड़ करना। एक बार जो रिसोर्सेज़ तय कर लिए हैं उन्हीं पे स्टिक रहना, मोर और लेस सब में सेम ही कंटेंट होता है, ठीक है? तो बस वही है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सब्जेक्ट वाइज़ बुक की रिकमेंडेशंस मिल जाएँगी और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी अगर मुझे कोई बुक मिलेगी जो अच्छी है, जो आपको रीड करनी चाहिए, मैं वो भी टैग कर दूँगी, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन। अब जो वीडियोज़ आएँगी इस चैनल पे, हम लोग करेंगे विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन सॉल्व हर महीने की, ठीक है? जैन 2026 से मेरा ये एम है कि हर महीने की विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन्स हैं, वो मैं आपको कवर कराऊँ बहुत ही अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग उनको करेंगे कवर, बस। तो फिर बस यही था, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा विज़न आईएएस का मंथली मैगज़ीन होने वाला है, ठीक है? सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड कोई डाउट हो तो बताना मुझे।